हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूकेपीएससी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए जो ये सीरीज़ मैं अपनी तरफ से बनाना चाह रहा हूँ, कुछ वीडियोज़ की, कुछ लेक्चर्स की। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने फिर से एक टॉपिक लिया हुआ है वेलोसिटी सेलेक्टर। जैसे हमारे लेक्चरर के सिलेबस में जब आप देखेंगे जो यूनिट है मैग्नेटिज्म वाली, उसमें लिखा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब हम एक टॉपिक ये होता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो चार्ज पार्टिकल का कैसा मोशन रहता है वहाँ पर, यानी कि जो ये टॉपिक है इसी का एक और नेम हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। तो यहाँ जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है क्रॉस्ड ऑब्लिक ऑर्थोगोनल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन रहेगा जब E परपेंडिकुलर हो B के और चार्ज पार्टिकल दोनों के परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, तो उसमें क्या रोल होगा। तो मैं वेलोसिटी सेलेक्टर में आपको बताना चाहूँगा। वेलोसिटी सेलेक्टर इसका नाम इसलिए है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे हमारे पास बहुत सारा बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल होगा, उसमें से हमने उनकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग किसी चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करना है। हम किसको लेना चाहते हैं बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल में से, और कैसे उसको लेंगे उसका तरीका हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने एक सीट बनाई जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। एक सीट है, आप समझ लीजिए, ठीक है, जिस पे प्लेट टाइप की, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरी सीट हमने ये ले ली है, और इस सीट दोनों इक्वल लेंथ की हैं। इस सीट पे नेगेटिव चार्ज है, दो प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल और इक्विडिस्टेंस हमने लगभग दिखाने का प्रयास किया हुआ है। तो इस रीजन पे मान लीजिए ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है आप लोग समझते हुए रहना। मैं आपको यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझाने की कोशिश करूँगा। ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस ऐसे बाहर की ओर होगा। अब हम उसको ऐसे बना तो नहीं सकते, बाहर लाइन नहीं खींच सकते, हमने इधर रिप्रेजेंट किया। जो इसका जेड डैश होगा, ठीक है, यानी कि माइनस जेड एक्सिस जो होगी वो उधर की ओर होगी, बोर्ड के अंदर की ओर। तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इधर की ओर। सपोज दिस इज माइनस ऑफ जेड, माइनस एक्स इधर हो जाएगा, और ये कौन सा एक्सिस हो जाएगा हमारे पास, माइनस वाई, और इधर मेरे पास एक्सिस हो जाएगी माइनस ऑफ एक्स। तो इसमें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप देखिए किधर की ओर है, माइनस वाई एक्सिस में। ये मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड। और सपोज हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, वो मैग्नेटिक फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्रॉस से। इसी रीजन में मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, और क्रॉस का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कहाँ की ओर होगा, वो होगा बोर्ड के अंदर। अगर आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो कॉपी में आपको ये मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपकी कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो सपोज इस रीजन में हमारे पास दोनों फील्ड हैं। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे पास। चलो इतने ही रीजन में मैंने दिखा दिया, हम चाहें तो ऊपर नीचे भी यहाँ दिखा सकते। तो यहाँ पे क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाई एक्सिस में है ऐसे इधर की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, माइनस जेड एक्सिस में, बोर्ड के अंदर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे नीचे की ओर है इस टाइप से, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ये। तो दोनों में कितना एंगल बन रहा है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर 90 डिग्री पर। तो क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए मूव करने की कोशिश करता है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है
जहाँ पर हमारे पास चार्ज पार्टिकल के बहुत सारे बीम, यहाँ से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हमारे निकल के आएंगे। सपोज ऐसा हम कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आ रही है, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास जो यहाँ पर है, इसको मैंने लिख दिया बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे। अब इसमें से क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर मैं इसको बना दे रहा हूँ, जो कि यहाँ से मैं इसको दिखाना चाहूँ। ये सपोज इस तरीके से कुछ है सिस्टम, यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स का एक बहुत बड़ा बीम निकल के आ रहा है, ठीक है। तो सपोज किसी टाइम पे एक चार्ज पार्टिकल, आप देखना यहाँ पर Q कोई चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है। इस बीम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं। कोई चार्ज पार्टिकल Q v वेलोसिटी से इधर एंटर करा। अब ये कैसे एंटर करा, अब आप ध्यान से समझिए। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ है, एक्स एक्सिस में, जो मैं आपको बता रहा था। यहाँ तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की ओर माइनस वाई एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ब्लैक बोर्ड के अंदर माइनस जेड एक्सिस। उसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बोर्ड में। इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन रियल में कहाँ है, बोर्ड के अंदर को। और चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, v वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल ने एक्स एक्सिस में मूव करना चाहा। तो सबसे पहली बात आप नोट करिए, जो चार्ज पार्टिकल है परपेंडिकुलर टू ई भी मूव कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू बी भी मूव कर रहा है, मैं एक हिसाब से कहें। और तीसरी बात क्या है, ई और बी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ऑर्थोगोनल फील्ड्स ई एंड बी। तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल में से मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इधर की ओर चार्ज पार्टिकल एंटर करा, और मुझे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर चाहिए। तो ये चार्ज पार्टिकल मेरे को कब ऑब्टेन होगा, कब हमको ये चार्ज पार्टिकल यहाँ मिलेगा, उसकी कंडीशन हम यहाँ से दिखाएंगे। मीन्स कोई चार्ज पार्टिकल इस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बिना डिफ्लेक्ट हुए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, बिना डिफ्लेक्ट हुए या अनडिफ्लेक्टेड कैसे मूव करेगा, उसकी कंडीशन हम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, ये भी एक फोर्स लगाएगा। तो हम सीधे बात करें फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स कहाँ लगेगा, क्यू ई फोर्स होगा, ठीक है। और ये फोर्स कहाँ की ओर लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्ज पार्टिकल इधर को मूव करना स्टार्ट करा, उस पर नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगा। नीचे मीन्स कौन सी एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, और माइनस वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर में लिखूँ तो माइनस जे कैप, हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी एक फोर्स लगाएगा, एफ एम। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने आपको बताया है, हम फोर्स की डायरेक्शन को कैसे निकालते हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल से। देखिए है एग्जाम लेक्चरर का, हमें क्वेश्चन करेंगे हम आगे, लेकिन हमको पहले थ्योरी को समझना होगा। तो देखिए फोर्स कैसे निकालते हैं हम, वेलोसिटी की डायरेक्शन, जहां चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, क्यों तो हमने जनरली फोर्स देखा है क्यू भी क्रॉस बी होता है मैग्नेटिक फोर्स। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आप अपने दाएं हाथ की 4 अंगुलियों को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो, और वहां से जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां की ओर इन 4 अंगुलियों को मोड़ दीजिए 90 पर। जहां आपका अंगूठा पॉइंट होगा, अंगूठा जहां की ओर जाएगा, वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का रोल देखते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर है और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं, तो पहला वाला जो वेक्टर होता है भी, उसकी डायरेक्शन में 4 अंगुलियां रखेंगे। तो उधर मैंने 4 अंगुलियां रखी ऐसे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की ओर मोड़ना है। प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो ये देखिए ऐसे मैंने अंगुलियां मोड़ी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अंगूठा कहाँ की ओर आया, ऊपर की ओर। यानी कि इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगा रहा, अगर मैं हाथ से ऐसे देखूं तो कहाँ आया, ऊपर की ओर, यानी कि प्लस वाई एक्सिस में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जे कैप डायरेक्शन में आ गया, अगर मैं इसको बताना चाहूँ आपको इन शॉर्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देख पा रहे हैं, देखिए दूसरी बात अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ, ये तो मैंने ऐसे बोला, अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्यू ई है,
और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा क्यू भी बी साइन थीटा हम लिखते थे। जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी भी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90, तो क्यू भी बी साइन 90 बन जाएगा। आप समझ रहे होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया क्यू भी बी आ गया, क्यों तो साइन 91, क्यों तो भी क्रॉस बी में जब हम क्यू भी बी साइन थीटा लिखते हैं, थीटा एंगल होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड एक्सिस में 90 का एंगल बन रहा है, इसलिए क्यू भी बी आया। कहने का मतलब ये समझिए आप एक हिसाब से, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, ये चार्ज पार्टिकल इधर मूव करना स्टार्ट करा, इस पर दो फोर्स लगे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नीचे की ओर लगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ये लग रहा है क्यू भी बी, तो ये लग रहा है क्यू इंटू ई। देखिए दो फोर्स लग रहे, एक फोर्स नीचे लग रहा है। अगर आप यहाँ रिप्रेजेंट करो कहते हैं तो हम यहाँ भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए क्यू ई फोर्स नीचे की ओर और ऊपर की ओर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ क्यू भी बी। अब इसमें क्या होगा, यदि आप समझिए ये नीचे की ओर लगने वाला फोर्स और ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाए, एक कंडीशन हमने मानी, इफ इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चार्ज पार्टिकल पे नीचे भी उतना ही फोर्स लगे ऊपर भी उतना ही फोर्स लगे, तो क्या होगा, दोनों फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाए तो कैंसिल, फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो चार्ज पार्टिकल को हमने ऐसे भेजा था, उस पर फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन नेट फोर्स 0 है, तो वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से क्या होगा, अब हमारा अगर दोनों बराबर हो गए, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर मैग्नेटिक फोर्स हो, तो ये चार्ज पार्टिकल हमारा यहाँ से सीधे यहाँ हमें मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसलिए मिल तो हमको जाएगा क्यों तो दोनों फोर्स लगे। अब हम यहाँ से कंडीशन निकालेंगे, तो इट मीन्स हम उस चार्ज पार्टिकल को किस वेलोसिटी से फेंकें, क्यों हमारे पास बहुत सारे अगर चार्ज पार्टिकल हो तो किस वेलोसिटी से फेंकें कि हमको जो डिजायर्ड चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ मिल जाए। मीन्स मेरे पास एक बीम में एक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल भी फेंका, इलेक्ट्रॉन भी फेंका, मुझे प्रोटॉन ही प्रोटॉन चाहिए, तो हम उसको किस वेलोसिटी से फेंकें कि प्रोटॉन मिल जाए बाकी ना मिले। वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी के हिसाब से सेलेक्ट करना। तो देखिए यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अब मैं कंडीशन ले रहा हूँ, इफ़ देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाए मैग्नेटिक फोर्स के बराबर, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल विल मूव स्ट्रेट। ये डायग्राम को मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी ज़्यादा ज़रूरत हमको अब है नहीं, ठीक है। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएं तो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारे पास, मूव्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन या विदाउट डिफ्लेक्शन, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और ये मूव करेगा इन स्ट्रेट लाइन पाथ में। ये भी ध्यान रखिएगा आप, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा सीधे। तो किस वेलोसिटी से फेंकें, आगे कंडीशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना था, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड का क्या आया था, क्यू भी बी, ये हमारे पास आया था। तो यहाँ से क्यू कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया E बराबर भी इंटू बी, तो यहाँ से भी बराबर आ गया E अपॉन बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हमारे पास एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल हो, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हों, उसमें से हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को लेना चाहते हैं या प्रोटॉन्स की बीम को लेना चाहते हैं, तो उसमें से हमको उसको क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप समझिए बात को, कहीं पर अगर प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल कुछ पार्ट बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल मिक्स है, किसी एक को सेलेक्ट करना है, एक बीम को प्रोटॉन की मान लीजिए, तो हमको क्या करना है, वहाँ पर से क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर सकते हैं हम। और उसमें यदि हम उस चार्ज पार्टिकल को, चाहे प्रोटॉन को लेना हो, उसको हम इस वेलोसिटी से फेंक दें, किस वेलोसिटी से, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड हमको पता है माना, जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड पता है, E अपॉन बी का जो रेशियो आएगा, जो भी रेशियो आएगा, उस स्पीड से अगर हम उस चार्ज पार्टिकल को फेंक दें तो क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल हमको डायरेक्ट आगे मिल जाएगा, हम उस चार्ज पार्टिकल को गेन कर सकते हैं। मीन्स वो चार्ज पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के मूव करेगा।
अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, बस v इक्वल टू ई अपॉन बी वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन। अब मैं इस टॉपिक के हिसाब से आपके सामने अभी लिखूंगा कि ये चार्ज पार्टिकल मूव्स इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। या कोई चार्ज पार्टिकल किसी क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बिना किसी डिफ्लेक्शन के मूव करता है और उसकी स्पीड दी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, तो बी निकालो कह देगा। ठीक है, तो शायद आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमारा फॉर्मूला निकला यहाँ से v इक्वल टू ई बाई बी। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ इसके बेस पे, फिर हम उनको जो हमारे लेक्चरर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस टॉपिक पर मैंने क्वेश्चन लिखा है वेलोसिटी सेलेक्टर के बेस पे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल सा देखिए, एन अल्फा पार्टिकल क्रॉसेस अ स्पेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। देखिए स्पेस मीन्स कौन सा होगा, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल क्रॉसेस अ स्पेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 8 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बी इक्वल टू 1.6 टेस्ला, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हिंदी में अगर बोलें तो ये कह रहा है एक अल्फा पार्टिकल किसी ऐसे स्पेस को बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना विचलित हुए क्रॉस करता है, मीन्स सीधे चले जाता है। उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 8 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है और मैग्नेटिक फील्ड 1.6 टेस्ला है, तो उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। क्वेश्चन पे हमको डायरेक्ट वहाँ तुरंत दिमाग लगाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दिए, तो वहाँ का है अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के जाए, कोई भी पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के जाए, उसकी एक ही कंडीशन है कि उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो ई अपॉन बी के बराबर होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा, तो सिंपल सा देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। ई हमारे पास है 8 × 10⁶ और बी है हमारे पास 1.6। तो सॉल्व कर लिया सीधे सीधे, ये ऊपर 80 हो गया, नीचे 16 कर दिया, मैंने पॉइंट हटा दिया, इंटू 10⁶ ऐसे ही रहा, यहाँ 0 बढ़ा है, यहाँ पॉइंट हटा के 16, तो v इक्वल टू 16 5 जा 80, 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं लेक्चरर के एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आने वहाँ, बस ध्यान आपको ये रखना है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। आपने जितने भी 22 यूनिट है हमारे लेक्चरर एग्जाम में, किसी भी यूनिट को छोड़ना नहीं है। ऐसी हर टॉपिक को टच करते हुए आपको जाना है। क्वेश्चन ऐसे इजी आएंगे लेकिन टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका इजीली आंसर आ गया। मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसके बेस पर, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर एक, जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आप में से जितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा, आप लोगों को कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखा भी होगा इससे पहले भी। ठीक है, कोई किसी न किसी एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन है इसको हम बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में, वहाँ भी हम इसको पढ़ेंगे, वहाँ सी के टर्म में पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। फिलहाल यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चार्ज पार्टिकल विथ चार्ज क्यू एंटर अ रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर फील्ड्स ई एंड बी, वही वेलोसिटी सेलेक्टर वाली बात है कहीं ना कहीं, विथ अ वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। तो भी क्या है, ई और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, एंड कम्स आउट विदाउट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वी। ठीक है, तो देन वी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये अब हमसे इसने पूछ लिया इस बार। तो अभी तक मैंने आपको पढ़ा, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड अगर मूव कर रहा है, तो उसमें सिंपल सी कंडीशन हमने लगाई थी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर मैग्नेटिक फोर्स था उसमें। तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, E बराबर भी बी, भी बराबर E अपॉन बी, ये तो हमने निकाला था ऐसे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है, जो भी जो है, भी की डायरेक्शन कहाँ होगी, अब इस फॉर्म में अब हमको क्वेश्चन के ऑप्शन दे दिए हैं। तो ध्यान से आप लोग समझिए, उसने क्या कहा है यहाँ पर, वेलोसिटी v जो है परपेंडिकुलर है बोथ E के भी और B के भी। तो E के भी और वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, ध्यान से समझिए। v हमारे आप में अपने आप में एक वेक्टर है, E हमारे आप में अपने आप में एक वेक्टर है, और B हमारे पास अपने आप में एक वेक्टर है। और भी परपेंडिकुलर हो अगर E के और B, और साथ में भी परपेंडिकुलर है B के भी, इसका मतलब अगर x एक्सिस में E है, y एक्सिस में B है, तो भी कहाँ होगा, z एक्सिस में। यानी कि आपको मैंने बार बार बताया कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल से आप सीधे सीधे ये समझिए कि जो भी होगा, v इज अलोंग
किसके अलोंग होगा, ई क्रॉस बी के अलोंग होगा या नहीं होगा। देखिए बी जो होगा, वेलोसिटी जो होगा ये हमारी ई और बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्यों, क्यों तो हमने पढ़ा है अगर कोई वेक्टर आर, अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए और बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आर कोई रिजल्टेंट वेक्टर है तो इसलिए क्या होगा, आर की डायरेक्शन क्या होगी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। क्यों, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रूल से। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालें तो तीसरा वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। तो भी को अगर मैं डायरेक्शन के फॉर्म में तो वी अलोंग ई क्रॉस बी होगा, और भी का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ भी तो ई बाई बी है, लेकिन डायरेक्शन किसके अलोंग है, ई क्रॉस बी, और ई क्रॉस बी के अलोंग उसकी डायरेक्शन है केवल। तो डायरेक्शन है तो ई क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर के टर्म में होगा कहीं ना कहीं। अब ई क्रॉस बी के यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, कोई भी जो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, उसको हम लिखते हैं वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मॉड। तो ई क्रॉस बी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर बनेगा, अगर मैं बात कहूँ आपसे यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो डायरेक्शन को दिखाता है केवल अलोंग ई क्रॉस बी, तो ये यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ई क्रॉस बी वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मॉड, यही तो बनेगा। तो यहां से देखिए अब भी को अब वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, यहां तो मैग्नीट्यूड लिखा, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड, ये उसका मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन की तो परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी कह रहा है, यानी कि ई क्रॉस बी के अलोंग उसका डायरेक्शन होगा। तो इस ई क्रॉस बी के यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वेक्टर ई क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ई क्रॉस बी का मॉड। तो यहां से आप देखिए, यहां पर अगर मैं लिख दूं इसके बाद से v इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा e अपॉन बी, ये e क्रॉस b तो ऐसे ही रहेगा वेक्टर। अब e क्रॉस b को देखिए, e और b भी तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो ये वाला जो हमने केस पढ़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के जब परपेंडिकुलर होंगे तभी तो विदाउट डिफ्लेक्शन आएगा। और किसी भी वेक्टर का जब हम देखते हैं तो a क्रॉस b क्या होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा एन कैप तो यूनिट वेक्टर होगा, उसका मॉड तो 1 आएगा। तो ई क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, मॉड के अंदर ई, अगर चाहो तो ई और बी एक साथ लिख दिया मैंने, अब मॉड हटा दे रहा हूँ, ई बी साइन थीटा कितना बनेगा 90, जो एन कैप होगा उसका यूनिट वेक्टर 1, समझ गए। तो यानी कि ई क्रॉस बी क्या बन गया, ई बी साइन 90 बन गया, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा वाले फॉर्मूले से। तो भी बराबर यहाँ से सॉल्व करके क्या है, देखिए ये ई से एक ई कटा, साइन 91 हो गया, बी और बी क्या हो गया बी स्क्वायर, तो भी इक्वल टू बन गया ई क्रॉस बी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, हम उस वेलोसिटी जो हमने ई अपॉन बी था उसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में वहीं पर अगर हम शो करें तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे ई क्रॉस बी अपॉन बी स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, अगर आप कभी देखना चाहें तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू ई बराबर क्यू भी क्रॉस बी रख दीजिए, फिर मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म से भी हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। अनदर मेथड्स भी हैं, लेकिन इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओके, तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कितना बड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन ही होगा, उसकी लैंग्वेज को देख करके बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एंटर्स अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी कि चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ बी है, वाई एक्सिस में है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10⁴ वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग निगेटिव जेड एक्सिस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सीधे सीधे समझ जाना है, वेलोसिटी सेलेक्टर का क्वेश्चन है। इफ द चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मीन्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मीन्स वेलोसिटी सेलेक्टर का क्वेश्चन है, ये वहाँ पे पकड़ना होता है एग्जाम हॉल में। द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज, तो सिंपल सा अगर वेलोसिटी सेलेक्टर है तो भी इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ई अपॉन बी, अनडिफ्लेक्टेड की कंडीशन। इस बार आपको भी दिया हुआ है, देखिए कितना 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है 10⁴ वोल्ट पर मीटर।
वोल्ट पर मीटर, दोनों दे रखे हैं। तो आपसे बी पूछ लिया इस बार कि द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज कितना होगा, ऑप्शन दे रखे। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए v इक्वल टू ई अपॉन बी, तो b इक्वल टू आ गया हमारे पास e अपॉन भी, ठीक है। तो b इक्वल टू 10 टू द पावर 4 अपॉन 10, तो b इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए लेक्चरर के एग्जाम को क्लियर करने के लिए, हमको जो सिलेबस दिया हुआ है पूरा, आपको सिलेबस के एक एक पॉइंट को टच करते हुए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना पड़ेगा। एक और बहुत आसान सा क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसको भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पहले एग्जाम में पूछा गया है। ये कह रहा है चार्ज पार्टिकल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी v थ्रू अ स्पेस having both electric and magnetic fields E and B respectively. In which of the following cases the charge will go undeflected? तो कौन से केस में चार्ज बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास होगा। तो आपको मैं शुरुआत में पूरी कहानी इसकी समझा चुका हूँ। अब ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, E and B become 2E and 2B respectively। इसका कोई रोल था, ये मैंने ऐसा कहीं पढ़ाया ही नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं था। E परपेंडिकुलर टू B बिल्कुल है, क्यों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जब परपेंडिकुलर हो किसके, बी के। अब अगले ऑप्शन देखिए, ई पैरेलल टू बी, ई और बी पैरेलल हो जाए, ऐसा तो था ही नहीं, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ई परपेंडिकुलर टू बी, एक ऑप्शन ये भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, भी पैरेलल टू ई, क्या ये होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था बिना अनडिफ्लेक्टेड की कंडीशन में एक तो ई परपेंडिकुलर होना चाहिए बी के, दूसरा भी परपेंडिकुलर होना चाहिए ई के, और भी परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, बी के। यानी कि भी ई बी तीनों ही परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के। तो यहाँ पर इसमें ई परपेंडिकुलर बी है लेकिन भी पैरेलल टू ई दे दिया, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही वाला, ई परपेंडिकुलर टू बी। तो मुझे आशा है कि मैंने यहाँ पे वेलोसिटी सेलेक्टर वाले जो हमारा एक टॉपिक है, यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन क्रॉस डी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इस पे फोकस करने की कोशिश की है। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत से लोगों को आता भी होगा, लेकिन जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और आप लोगों से ये निवेदन है कि आप ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर्च कीजिए डिफरेंट बुक से, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी अपलोड करेंगे तो हम उसमें आएंगे अब बायोट-सेवार्ट लॉ, और उसके एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते, तो नेक्स्ट लेक्चर में बायोट-सेवार्ट लॉ को हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियोज और जो लेक्चर्स मैं अगर बना रहा हूँ, अगर यदि आपको पसंद आ रहे हों और आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ बेनिफिशियल है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट से मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच।